स्वागत है आपका एग्रोजेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 जेट के पेपर का सॉल्यूशन। इस पेपर को देखने से आपको ये पता चलेगा कि जेट में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना है। इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे 2021 के पेपर के सॉल्यूशन से। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास लिया गया है। यदि 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घोला जाता है, तो आपको यहाँ पे मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलरता का हमारे पास फॉर्मूला होता है M बराबर WB अपॉन MB इंटू बी सॉल्यूशन। और अगर हमें यहाँ पे मोलरता ज्ञात करने के दौरान अगर आयतन ml में दिया गया है, तो आपको पहले से पता है कि यहाँ हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से। अब आपके पास WB की वैल्यू ये रही 5 ग्राम, MB की वैल्यू दी गई, यहाँ पे दिया हुआ नहीं होता है। आपको जो फॉर्मूला है उसी से आपको MB कैलकुलेट करना होता है। NaOH जो आपके पास है, इससे इसका मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 40। तो यहाँ MB की वैल्यू 40, बी सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 450 ml और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.278 मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे इस बार पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। अभिक्रिया की कोटि में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं की कोटि का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकंड इनवर्स। तो यहाँ आपसे जो सवाल पूछा गया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर इसी प्रकार आपसे प्रथम कोटि की बजाय द्वितीय कोटि का अगर पूछ लिया जाए, तो वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में मोल और लीटर का जो पावर है वो आप रिवर्स कर दोगे। मोल इनवर्स लीटर प्लस, और सेकंड इनवर्स हमेशा सेकंड इनवर्स रहता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आरेनियस इक्वेशन है, आरेनियस ने यहाँ पर पदार्थ के कणों के कंपन और उनके ताप के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि इस ग्राफ के अंदर इस ये जो समीकरण आपको दे रखा है आरेनियस इक्वेशन का, इसका जो ग्राफ बनाया जाता है उसमें स्लोप किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ का स्लोप दर्शाया जाता है -EA/R। EA क्या है यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। R यहाँ पे क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, जो सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कैटलिस्ट का उपयोग जब हम करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वह उस अभिक्रिया में क्या चेंज लाता है। तो जनरली हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, जिससे उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को करने के लिए? अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। बेसिकली क्या है ना कि 2021 के पेपर में कुछ जो टर्म्स हैं यहाँ पे हिंदी के बजाय इंग्लिश में ही काम में लिए गए हैं। एक्टिवेशन को सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन इन्होंने एक्टिवेशन को हिंदी में भी एक्टिवेशन ही लिखा है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में आप कुछ जो टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं वो इंग्लिश वाली टर्म्स ज्यादातर यूज होती हैं, तो उन पे ज्यादा काम करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि केलामीन ये किस धातु से संबंधित है, ये किस धातु का अयस्क है। तो केलामीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आता है, ये जस्ता या जिंक का अयस्क होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है। अगर आपसे सिर्फ 3D सीरीज पूछा जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर 3D सीरीज पूछा गया है तो आपको आंसर यहाँ पे मैग्नीज लिखना है, और इसका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +7 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्लीट डी
ब्लॉक के अंदर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो वहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वहां एलिमेंट हो जाएगा ऑस्मियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है +8। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला हमारे पास आता है Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करना होता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप इजी वे में उसका चुंबकीय आघूर्ण पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 3d 5 4s2, लेकिन यहाँ मैग्नीज कौन सी स्टेट में दिया गया है, +2 स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जो होंगे वो निकल जाएंगे, तो 4s खाली हो गया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो d ऑर्बिटल में है, और d के अंदर हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, किस रूल से, कुंड के अधिकतम बाहुकता के नियम से, यहाँ पर पांचों डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका चुंबकीय आघूर्ण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हो जाता है 5.92। अगर कहीं पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, अगर किसी में 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल आता है सिग्निफिकेंट फिगर का या सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो वह अर्थपूर्ण अंक जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक बोलते हैं। यहाँ पर जनरली आपसे पूछा गया है कि 100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 100 को हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻²। इसे 10 की पावर को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। तो बेसिकली हमारे पास अब अंक कितना बचा है, सिर्फ 1। तो यहाँ 100 में हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यहाँ पे कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बोहर त्रिज्या का सूत्र क्या होगा। बेसिकली हाइड्रोजन परमाणु का जब बोहर मॉडल हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमाणु की त्रिज्या का परिकलन, परमाणु की अलग अलग जो कोश हैं उनके ऊर्जा का परिकलन यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ आपसे त्रिज्या के बारे में डायरेक्टली पूछा गया है, तो त्रिज्या में आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जैसे जैसे किसी परमाणु में कोश की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती है। इट मीन्स परमाणु की जो रेडियस है वो n के तो प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस हीलियम के फर्स्ट सेल की रेडियस की कंपैरिजन में बड़ी होती है। जैसे जैसे जेड बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी एटॉमिक रेडियस जो है या उसकी जो कोश की त्रिज्या है वो घटती जाती है। तो बेसिकली जेड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी के आधार पे, और ज्यादातर इसके अंदर जब हम एक बेसिक फार्मूला निकालते हैं और उसके बाद 0.529 n² आर के लिए ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम पहले कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिनका मान रखते हैं। तो वहां हमें पता है कि यहाँ एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है n²h²/4πme²z। तो यहाँ पे h² है और नीचे क्या आ रहा है, z। तो यहाँ हमारे लिए राइट आंसर हो जाता है एप्सिलॉन n²h²4πme² और z। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ सेल है, h का मतलब यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू स्टेबल होती है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहले आपके पास आता है आयनिक यौगिकों का गलनांक कम होता है। नहीं, आयनिक यौगिकों में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। जो मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तो वहां पर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता, हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक यौगिक वांडरवाल बंध से नहीं, वांडरवाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल जो होते हैं वो वांडरवाल बल होते हैं। अभी हमने बोला आयनिक जो कंपाउंड है उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी जो होंगे इनके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ही होंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है थर्ड ऑप्शन, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और ये दिशाहीन होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है।
आयनिक बॉन्ड के दिशाहीन होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध की बात की जाएगी तो वहां पर उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में आता है कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव आयन अपने चारों तरफ कितने नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है, और एक नेगेटिव आयन अपने चारों ओर कितने पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जिंक सल्फाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो आता है 4/4, यानी एक जिंक आयन जो है Zn+2 आयन एक सल्फाइड आयन S-2 आयन से 4 S-2 आयन से घिरा हुआ होता है। और ये जो याद रखने के लिए कि 6/6 जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है ये होता है NaCl के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास VSEPR सिद्धांत के आधार पर अभी तक जितने भी यहाँ पर जेट के पेपर हुए हैं, मोस्ट ऑफ पेपर में ये क्वेश्चन VSEPR थ्योरी से एक सवाल कंफर्म है, वो हर साल आता है। यहाँ आपसे पूछा गया है I3- का आकार क्या होगा। तो यहाँ I3- का आकार होगा लीनियर। यहाँ 3 I एक लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और सेंट्रल आयोडीन जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर 3 लोन पेयर इस प्रकार से उपस्थित होते हैं ट्राइगोनल के फॉर्म में। तो ये बैलेंस हो जाता है, इनका जो रिपल्शन है वो बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे तीनों आयोडीन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और ये एक रेखिक संरचना बनाते हैं। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, लीनियर फॉर्म अगर होता है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है कि प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम चुनना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे चुनना है। तो हमें पता है कि जब हम पीरियडिक टेबल में सेकंड जो हमारे पास पीरियड आता है वो एलिमेंट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो बेसिकली रूल तो यह है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो एक्सेप्शन आते हैं। फर्स्ट जो एक्सेप्शन आता है वो बेरिलियम और बोरोन के बीच में आता है। सेकंड जो एक्सेप्शन हमारे पास आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आता है। कि होना तो ये चाहिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअस बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ इन दो जगहों पर एक्सेप्शन क्यों आता है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, यानी इसका जो आउटर सेल है वो s है जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। s दूसरे ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। बोरोन में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p1, तो कंपैरेटिवली p ऑर्बिटल या सब सेल जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये उल्टा हो जाएगा, बेरिलियम जो है वो बाद में आएगा और बोरोन पहले आ जाता है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं हम यहाँ पे। नाइट्रोजन में हाफ फिल ऑर्बिटल का अर्धपूरित कक्षकों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्थायी विन्यास पाया जाता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की घट जाती है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके अंदर ये जो है सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जिसमें बोरोन पहले आए बेरिलियम बाद में? तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड ही ऑप्शन है जिसके अंदर बेरिलियम बाद में है, बोरोन पहले, उसके बाद ऑक्सीजन पहले है और नाइट्रोजन बाद में। तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको यहाँ पे दिया गया है डी ब्रोगली संबंध से। डी ब्रोगली संबंध जब सेकेंड चैप्टर हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पे आता है लैम्डा बराबर H/P। लैम्डा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है, h वही प्लांक कांस्टेंट है और p हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम है। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर p की जगह, और हम अच्छे से जानते हैं p बराबर क्या होता है mv, मास इनटू वॉल्यूम। मोमेंटम जो है वो मास और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई है। एक m की वैल्यू दी गई है 0.1 kg, यानी जो मास है उस बोल का वो 0.1 kg है, और आपको यहाँ पर जो v की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो 0.1 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ इस पूरे की वैल्यू नीचे आ जाती है 1।
अब बचा कौन, ऊपर H प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। यानी यहाँ पे अगर हम H में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू वही H की ही रहनी है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है 6.626 इंटू 10 की घात -34 मीटर रेंज। लैम्डा की जो यूनिट होती है वो हमारे पास मीटर में आती है। एजी का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सिल्वर। बेसिकली जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर हम 11 नंबर ग्रुप जो पढ़ते हैं, कॉपर एजी एयू, जिनको कॉइन मेटल्स भी बोला जाता है। कॉपर एक्सेप्शन है, आप सब अच्छे से जानते हैं, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। कॉपर के जस्ट नीचे एजी या सिल्वर आ रहा है, और हम एक चीज वहां पे पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, बस उसका सेल नंबर जो है वो बदल जाता है। तो अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है, तो एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक सेल नंबर बढ़ा दो, 3 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 4d। और यहाँ पे भी एक चीज आपको और दे रखी है कि कौन सी नोबल गैस यहाँ पे इससे जस्ट पहले आएगी। तो हमारे पास इससे जस्ट पहले आर्गन होता है, और एजी से जस्ट पहले नोबल गैस होती है हमारे पास क्रिप्टॉन। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि क्रिप्टॉन 4d10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5s1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आता है वो हम VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल पूछा गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है 104.5। इसी तरीके से कुछ जो जनरल कंपाउंड है जिनका बॉन्ड एंगल ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना यहाँ अमोनिया के लिए हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री, और जो मैथेन होता है CH4, इसका बॉन्ड एंगल होता है हमारे पास 109.5 डिग्री, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक उष्मागतिकी के प्रथम नियम, यानी आपसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सिर्फ दो तरीकों से किया जा सकता है, बाई चेंज इन वर्क हीट, और दूसरा कार्य के द्वारा। एक हमारे पास और होता है कि हाँ, हम उसके अंदर कुछ पदार्थ मिलाकर भी और उसमें से कुछ पदार्थ निकाल के भी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। बस उस ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बेसिकली हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो होता है बाई हीट एंड बाई वर्क। तो हमारे पास यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म एक तरीके से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप जो है वो हो जाता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, PCl5 PCl3 और Cl2 500 केल्विन पर साम्य अवस्था में। तो यहाँ पर इस आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि K बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। तो इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ एरो का साइन आएगा कि जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, PCl5 डिसोशिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन है हमारे पास, इस जगह पर हमारे लिए प्रोडक्ट हो गए PCl3 और Cl2। तो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है यहाँ पर, इनकी सांद्रता PCl3 की ये रही कंसंट्रेशन और ये रही क्लोरीन की कंसंट्रेशन, इनको ऊपर रखना है और इनको डिवाइड कर देना है PCl5 की कंसंट्रेशन से। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 1.79। नेक्स्ट क्वेश्चन में O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। बेसिकली आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो तीन प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो होता है हमारे पास -2, और पर ऑक्साइड में होता है -1, और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास होता है -12। लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट के साथ में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है। तो बेसिकली फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे चार्ज अब पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बचे हमारे पास +1 और +2। कितने फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन, दो फ्लोरीन का जो चार्ज मिलाकर हो जाएगा +2। अब
-2 2 फ्लोरीन का उसी के अकॉर्डिंग 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, लेकिन एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा +1। ये पेरोक्साइड के जैसा ही है लेकिन पॉजिटिव कंपाउंड दे रखा है हमें। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए जितने भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वो तो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में हमें साफ दिख रहा है कि 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये 2 तो हो गए पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड की संख्या तो फिक्स हो गई। अब हमें काउंट करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो पहले, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा जितने हैं उतने ही वहां पर सिग्मा बॉन्ड होंगे। फिर जो कार्बन एटम है, जितने कार्बन एटम है उनके बीच में जितने कार्बन एटम है उनसे एक बॉन्ड कम कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन एटम है। चारों कार्बन एटम को जोड़ने के लिए हमें 3 बॉन्ड की जरूरत होगी। तो 6 हाइड्रोजन एटम प्लस 3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के टोटल मिलाकर कितने हो गए 9। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाता है 9 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा विद्युत कण संचलन। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है कि ये विद्युत कण संचलन नहीं है। आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि किस में यहाँ विद्युत कण संचलन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है BF3 ये एक लुईस एसिड होता है यहाँ पर, और इसमें कोई चार्ज नहीं है पर्टिकुलर, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता। तो विद्युत कण संचलन जो है वो BF3 में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि यूवी रेज के प्रेजेंस में जब हम मेथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं, मेथेन जो है उसका क्लोरीनाइजेशन अगर होता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आपको पता है कि ये एक चेन रिएक्शन है। सबसे पहले मेथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन एटम जुड़ जाता है, फिर दोबारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है सारे के सारे हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे टेट्राक्लोरोमेथेन, यानी कि चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे टेट्राक्लोरोमेथेन हमारे पास फाइनल कंपाउंड के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लिंडलार उत्प्रेरक कैटलिस्ट। बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कैटलिस्ट याद रखने होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया लिंडलार उत्प्रेरक, तो बेसिकली पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये कहाँ यूज होता है। लिंडलार उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एल्काइन को एल्कीन में बदलने के लिए लिंडलार उत्प्रेरक यूज होता है, और ये होता है पैलेडियम चारकोल। चारकोल कार्बन का ही एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है। तो यहाँ पे पैलेडियम और चारकोल का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है पैलेडियम और कार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फिनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेसिकली 3 कंपाउंड हमारे पास होते हैं, एक नेफ्थलीन, एक होता है एंथ्रेसीन, एक होता है फिनेंथ्रीन। इनके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ये बेंजीन रिंग से बने होते हैं। इनमें एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है। यहाँ पर हमारे पास फिनेंथ्रीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या हो जाती है 14। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये जो सवाल आ रहे हैं आपके पास ये आ रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन एलिमेंट जो पाया जाता है वो 0.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है एजोला का उपयोग किसकी खेती में करते हैं। एजोला, एनाबिना, नोस्टोक, मोस्टली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। और ये जो एजोला है इसका प्रॉपर यूज होता है चावल की खेती में, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जिससे फूड जो हमारा प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान में पाया जाने वाला, तो हमारा यहाँ पे राज्य जो वृक्ष है वही कौन सा है, खेजड़ी। तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण को रोकने वाला वृक्ष हमारे राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति, ज्यादातर शब्दों की उत्पत्ति जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर में या अदर किसी सब्जेक्ट में तो मिलती है ग्रीक या लैटिन शब्दों से। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रोनॉमी जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जो खुद एक जीव नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं एजेटोबैक्टर। यहाँ थोड़ा सा हिंदी के नामों में फर्क आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है टाइपिंग में। एजिटोबैक्टर इसको बोलते हैं राइजोबियम जो मटरकुलीय पादपों में पाया जाता है।
माइकोराइजा, ये सब जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, लेकिन यहाँ जो जिप्सम है ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता है जिप्सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध के अंदर जनरली हमारे पास जो प्रोटीन पाई जाती है वो आती है केसिन, और दूध में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शर्करा कौन सी होती है तो लैक्टोज, और दूध से दही बनने पर वहां पे कौन सा एसिड बनता है तो वो होता है लैक्टिक एसिड, और ये बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पौधे मृदा में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो हमें पता है नाइट्रोजन डिफरेंट ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग यौगिकों के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्राइट के रूप में भी पाया जाता है, एमाइड के रूप में भी पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन पौधे सिर्फ और सिर्फ जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अदर किसी भी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, मृदा रसायन के जनक जो हमारे पास यहाँ पे हैं, मृदा रसायन के जो जनक हैं वो हैं जे थॉमस वे। साइंटिस्ट जे थॉमस वे जो हैं, इन्होंने मृदा रसायन के बारे में सबसे पहले बताया था, तो ये इनके फादर ऑफ जो है सॉइल केमिस्ट्री कहे जाते हैं। मिट्टी की पीएच क्या मिलाने से बढ़ती है? मिट्टी की पीएच उसमें चूना मिलाने से बढ़ती है। बेसिकली जो चूना पत्थर है उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेसिक उसका नेचर होता है जिससे उसकी पीएच बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, अधिकांश खाद्य फसल जो है उनके लिए कैसी पीएच जरूरी है? आप अच्छे से जानते हैं कि ज्यादा पीएच होना भी नुकसानदायक है और पीएच की वैल्यू कम होना भी। अम्लीय मृदा भी कई पादपों के लिए हानिकारक है, और क्षारीय मृदा भी। तो बेसिकली एक अच्छी मृदा के लिए पीएच जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी पीएच की वैल्यू लगभग 7 होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात हो रही है, तो पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक वृहद पोषक तत्व है, एक आते हैं हमारे पास सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पादपों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो इनमें हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे कैल्शियम। कैल्शियम पादपों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कि मिट्टी में पाया जाने वाला सूक्ष्म पोषक, एक ही टॉपिक से दोनों सवाल ले लिए गए हैं यहाँ पे, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी पूछ लिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको पूछ लिया गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है मैग्नीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्राकृतिक रबड़ की मोनोमर इकाई कौन सी है? तो प्राकृतिक रबड़ की मोनोमर इकाई हमारे पास होती है आइसोप्रीन। इसी आइसोप्रीन में डिफरेंट चेंजेस करके हम और भी अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स बनाते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो प्राकृतिक रबड़ की मोनोमर इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास एंटी एसिड। एंटी एसिड का काम होता है पेट में जो अधिक एसिड बन गया है उसको वापस कम करना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि एसिड को कम करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो एसिड को वापस न्यूट्रलाइज करती है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर एंटी एसिड के रूप में इनो का यूज़ करते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एंटी एसिड नाम से ही पता है कि जो एसिड के कारण होने वाले पेट दर्द को क्या करते हैं? कम करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था, जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वो था हमारे पास पेनिसिलिन, और ये बनाया गया था एक प्रकार की कवक से जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। ये फर्स्ट पेनिसिलिन उस टाइम बनाया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एंटीबायोटिक के रूप में, यानी सूक्ष्म जीवों से संक्रमण को रोकने के लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ था। आज के टाइम में पेनिसिलिन जो है वो इतना प्रभावी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर कुछ डिफरेंट चेंजेस करके अलग अलग प्रकार के जो है वो एंटीबायोटिक बना लेते हैं। बेसिकली आपसे जो पूछा गया कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो हमें पता है सबसे पहला ही एंटीबायोटिक यही था पेनिसिलिन। कहाँ से बनाया गया? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से बनाया गया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये हमारे पास बच्चों हो जाता है 2021 के केमिस्ट्री पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी के साथ हम आगे लेकर आएंगे आपके लिए केमिस्ट्री के और भी जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन लगातार अपलोड किए जाएंगे, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए एग्रोजेट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।